नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, अर्थात प्रजनन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज, इस वीडियो में लिया हुआ प्रत्येक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। ज़रूर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों कि नर में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी ओजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखिए, अगर साथियों आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल मैं बता देता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए स्पर्मेटोजेनेसिस। साथियों, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन ये आता है साथियों कि जो अंडाणु होता है, इस अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो ध्यान रखना है साथियों, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों कि भैया शुक्राणु का निर्माण तो कहाँ होता है और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नर में तो शुक्राणु बनते हैं और भैया मादा में अंडाणु बनते हैं। लेकिन भैया नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना है साथियों, वर्षण में होता है। कहाँ पे होता है? वर्षण में होता है। और साथियों, मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया अंडाशय में होता है। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया साथियों स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। बात क्लियर है? और साथियों, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। साथियों, नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। अब बात यह आती है कि नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो साथियों वर्षण में होता है। और भैया मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान रखना आपको अंडाशय में होता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया आगे, समझ में आया आपको? साथियों, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। पहले मैंने मेरे चैनल पर ह्यूमन फिजियोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज करवाई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब साथियों मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर खत्म हो गया है, कोशिका विज्ञान अब हम पढ़ रहे हैं। 8 से 10 क्लास हो चुकी है। मैं बीच बीच में साथियों एमसीक्यू करवाता रहता हूँ चैप्टर वाइज। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से विविपोरस यानी कि जरायुज है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों चिड़िया, ऑप्शन नंबर बी है मोर, ऑप्शन नंबर सी है सांप और ऑप्शन नंबर डी है बकरी। तो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर डी यानी कि बकरी। साथियों, 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक ऐसा जीव होता है
एक नहीं, कहने का मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साथियों डायरेक्ट बॉडी को जन्म देते हैं। देखो होगा, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हम। और साथियों कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भैया अंडे को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, जैसे कि चिड़िया, मोर, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सभी साथियों अंडे को जन्म देते हैं। तो ध्यान रखना है, ऐसे जीव जो डायरेक्ट बॉडी को जन्म दे उन्हें कहा जाता है साथियों विविपोरस, यानी कि जरायुज। और साथियों ऐसे जीव जो भैया अंडे को जन्म दे उन्हें कहा जाता है ओविपोरस, यानी कि अंडायुज। तो साथियों जरायुज में कौन कौन आता है? तो भैया जितने भी स्तनधारी है सभी किस में आते हैं? विविपोरस में आते हैं, जरायुज में आते हैं। अंडायुज में कौन कौन आते हैं? तो ध्यान रखना है साथियों, जितने भी सरीसृप है और जितने भी साथियों एवीज वर्ग में आते हैं, यानी कि पक्षी है, वो भैया अंडायुज है। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई है। विविपोरस में साथियों बकरी आएगी, क्योंकि बकरी बॉडी के रूप में बच्चों को जन्म देती है, इसलिए साथियों ने विविपोरस में से रखा है। और ये तीनों उदाहरण किसके हैं? ओविपोरस के, यानी कि अंडायुज के। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम भैया आगे चलते हैं, चले आगे। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन भी साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अंडाणु व शुक्राणु के निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। साथियों सबसे पहले बात आती है कि ये निषेचन की प्रक्रिया क्या है। तो साथियों ध्यान रखना है आपको, जब यह अंडाणु व शुक्राणु आपस में जुड़ जाता है, आपस में जुड़ जाता है, तो भैया उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब आपको बताना है कि भैया अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में कहाँ जुड़ते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी नलिका, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी वर्षण। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी नलिका। इसे इंग्लिश में साथियों फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। अगर आंसर देने वाला जो व्यक्ति होगा साथियों वो सबसे पहले तो इस ऑप्शन नंबर डी को काटेगा, क्योंकि जो वर्षण होता है भैया इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और साथियों ये शुक्राणु ये वर्षण कहाँ पर पाया जाता है? ये भैया नर में पाया जाता है। और आपको पता है शुक्राणु और अंडाणु साथियों यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मादा में होती है, यानी कि महिला में होती है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मैंने आपको आंसर बता ही दिया। गर्भाशय की बात कर लेते हैं साथियों। इसमें भैया जो भ्रूण होता है उस भ्रूण का विकास होता है। पूरे 9 माह तक साथियों गर्भाशय में ही रहता है भैया शिशु। अंडाशय की बात कर लेते हैं साथियों। तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। आशा करता हूं साथियों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं, चले भैया।
अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन साथियों आपको बहुत कम देखने को मिलता है। आपके एग्जाम में तो देखने को मिलता है, लेकिन जब टीचर पढ़ाते हैं तब साथियों बहुत कम आपको देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शुक्राणु को ऊर्जा देने वाली शर्करा है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है माल्टोज और ऑप्शन नंबर डी है गैलेक्टोज। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज। साथियों अगर आपने नर प्रजनन ग्रंथियां पढ़ी है तो उसमें एक ग्रंथि है बलबुलोथ्रोल ग्रंथि। साथियों ये ग्रंथि क्या करती है, इस फ्रक्टोज शर्करा का निर्माण करती है। और ये फ्रक्टोज शर्करा क्या करती है, तो आपको ध्यान रखना है जो शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु को भैया ऊर्जा देने का कार्य करती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। चले आगे। छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में तो आ ही गया होगा। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सी कोशिका के द्वारा मनुष्य में नर हार्मोन बनता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए जर्म सेल, ऑप्शन नंबर बी है सर्टोली सेल, ऑप्शन नंबर सी है लेडिंग सेल और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी लेडिंग सेल। देखिए भैया समझते हैं। आपको पता है जो वर्षण है वो भैया नर में उपस्थित होता है। इस वर्षण में भाई साहब 3 प्रकार के कोशिका पाई जाती है। नंबर 1 पर जर्म सेल, नंबर 2 पर सर्टोली सेल और नंबर 3 पर लेडिंग सेल। साथियों जो जर्म सेल है इससे भैया शुक्राणु का निर्माण होता है, इससे शुक्राणु का निर्माण होता है। जो सर्टोली सेल है साथियों ये क्या करती है, ये भैया शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और जो लेडिंग सेल है साथियों ये भैया नर हार्मोन का निर्माण करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया नर हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखना है साथियों टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, वो भैया नर हार्मोन है। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों जो आपका जो वर्षण है इस वर्षण में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जर्म सेल, सर्टोली सेल और लेडिंग सेल। जर्म सेल से साथियों शुक्राणु का निर्माण होता है। सर्टोली सेल क्या करती है साथियों, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने में सहायक होती है। और जो लेडिंग सेल होती है साथियों ये भी नर हार्मोन का निर्माण करती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। सिंपल सी बातें हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। चलिए भैया दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया नर नसबंदी को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए वेसेक्टोमी। साथियों जो नर होता है इस नर की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी कहा जाता है। और साथियों मादा की जो नसबंदी होती है, मादा की जो नसबंदी होती है साथियों उसे क्या कहा जाता है,
तो भैया मादा की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर की नसबंदी है वेसेक्टोमी, मादा की नसबंदी है ट्यूबेक्टोमी। सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन साथियों डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इस वजह से करवा रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो भैया आपको रटना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। स्टार लगा लेना और साथ ही साथ में नोट कर लेना। अंडाशय के चारों ओर सुरक्षा देने के लिए एक झिल्ली लगी रहती है, उसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है ओवेरियन स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर बी है पेरिकार्डियक, ऑप्शन नंबर सी है पेरिटोनियम और ऑप्शन नंबर डी है प्लूरा। गाइज अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। फिलहाल मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ओवेरियन स्ट्रोमा। साथियों आपका जो अंडाशय होता है, यानी कि महिला में जो अंडाशय पाया जाता है जिससे अंडाणु का निर्माण होता है, उस अंडाशय के चारों तरफ साथियों एक झिल्ली लगी होती है जो कि अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे सीडीएस की एग्जाम में पूछा था। बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों कि आपका जो हृदय है, हार्ट है, इस हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जो हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेरिकार्डियक कहा जाता है। उसके बाद में बात आती है साथियों कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स है, उनके चारों ओर साथियों हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली लगी होती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों पेरिटोनियम, लंग्स के चारों ओर। इसके बाद में बात करते हैं साथियों हमारी जो किडनी होती है, उस किडनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किडनी के चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है, उसे कहा जाता है प्लूरा। क्या कहा जाता है साथियों? प्लूरा कहा जाता है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। चले एक बार और रिवीजन करवाऊं। साथियों मैंने कहा कि अंडाशय के चारों ओर अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली लगी होती है, उसे कहा जाता है साथियों ओवेरियन स्ट्रोमा। हमारा जो हृदय होता है साथियों, इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हृदय के चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है, उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। हमारे जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए लंग्स के चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली। ये देखिए हमारी जो किडनी होती है साथियों, उस किडनी के चारों ओर किडनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली लगी होती है, उसे कहा जाता है प्लूरा। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भैया कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो भैया शुक्राणु का निर्माण मैंने आपको पहले बताया नर में होता है, और नर में कहाँ होता है साथियों? तो भैया वृषण में होता है। वृषण साथियों हमारे शरीर से बाहर होता है। इसकी जो संरचना होती है साथियों पाउच लाइक होती है। बात क्लियर है? ये एक जोड़ी होते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 2 होती है वृषण की संख्या। ये बात क्लियर है साथियों। हमारे जो शरीर का तापमान है वो कितना है? आप सबको पता होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन भैया शुक्राणु के निर्माण के लिए हमारे शरीर का जो तापमान है वो उपयोगी नहीं है। इसलिए साथियों जो वृषण है, इस वृषण में हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। और साथियों जो वृषण है ये भैया हमारे शरीर से बाहर होता है। बात क्लियर है? और इसको कितना तापमान की आवश्यकता होती है? लगभग में साथियों
लगभग में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे शरीर के तापमान का लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान है। मैंने लगभग में बात की है। तो कुछ समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि शुक्राणु का निर्माण साथियों कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान से साथियों 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण होता है। इस वजह से साथियों हमारे शरीर में वृषण को शरीर से बाहर रखा गया है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। बात क्लियर है? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों इस वीडियो में लिए हुए प्रत्येक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथियों ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मानव होता है, ऑप्शन नंबर ए यूनिसेक्सुअल, ऑप्शन नंबर बी है सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। देखिए समझते हैं यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है साथियों? एक लैंगिक। एक लैंगिक का मतलब क्या है साथियों? जो मानव है वो भैया या तो पुरुष होगा या फिर महिला होगी। मैंने कहा कि मानव या तो पुरुष होगा या फिर साथियों महिला होगी। मैं कह सकता हूं कि या तो नर होगा या फिर साथियों मादा होगी। नर में साथियों नर जनन भाग पाया जाएगा और साथियों मादा में मादा जनन भाग पाया जाएगा। बात क्लियर है? ऐसा तो नहीं है साथियों कि भैया नर में नर जनन भाग भी होगा और मादा जनन भाग भी होगा। जो होगा तो वो अपवाद होगा, उसके बारे में बात नहीं करें। फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। महिला है साथियों, महिला में नर जनन भाग नहीं हो सकता। महिला में मादा जनन भाग होगा और नर में नर जनन भाग होगा। तो साथियों इस कंडीशन को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल, यानी कि जो मानव होता है वो भैया एक लैंगिक होता है। मानव कैसा होता है साथियों? मानव एक लैंगिक होता है। ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं साथियों सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म की, यानी कि साथियों जो मानव होता है इस सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म का मतलब होता है लैंगिक द्विरूपी। लैंगिक द्विरूपी कहने का मतलब जो मानव होगा साथियों इसमें नर के लक्षण तो अलग होंगे और जो मादा होगी इस मादा के लक्षण अलग होंगे। यानी कि आपको पता है नर में भैया शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में भैया अंडाणु का निर्माण होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मादा में भी शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया इनके लक्षण अलग अलग होते हैं। इस वजह से साथियों ने लैंगिक द्विरूपी कहा गया है। और एक लैंगिक का मतलब होता है कि मानव या तो पुरुष होगा या फिर महिला होगी। अगर पुरुष होगा तो उसमें नर जनन भाग पाया जाएगा और अगर मादा होगी तो भैया उसमें मादा जनन भाग पाया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सिंपल सी बातें थी। दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि मानव एक लैंगिक भी होता है और लैंगिक द्विरूपी भी होता है। इनका मतलब क्या है मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। चले भैया आगे। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता देता हूं, अब तक साथियों मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जितने भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं साथियों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो सभी क्वेश्चन साथियों मैं आज लेके आया हूँ। इसलिए आपको याद भी करने हैं और आपकी एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नर हार्मोन है।
आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नर हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। वर्षण में 3 प्रकार की कोशिका पाई गई थी। मैंने आपको बताया था कि जो लेडिंग सेल होती है भैया वो नर हार्मोन का निर्माण करती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा है, नर हार्मोन है। बात क्लियर है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है मादा हार्मोन है साथियों, ये 2 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक है एस्ट्रोजन और एक है साथियों प्रोजेस्टेरोन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि नर हार्मोन कौन सा है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और मादा हार्मोन कौन कौन से हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मक्खी ने यार परेशान कर रखा है, ठीक है, बाय। सब्सक्राइब कर लो यार, आपका ही छोटा भाई, बहुत मेहनत लगती है यार। चले तो हंसते रहो, देखते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो।